नमस्कार मित्रों, मेरी पिछली सामुद्रिक शास्त्र की कक्षाएं हस्त पठन से विभिन्न आचार विचार व्यवहार जातक जातिकाओं के बारे में बहुत सारी ज्ञान विज्ञान से आपने लाभ लिया होगा। इसी तरह से एक हमारा और विद्या है, वैदिक ज्ञान है, जिसको वास्तुशास्त्र के बारे में जाना जाता है। आज की इस कक्षा में हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसकी क्या सार्थकता है, इसकी क्या आवश्यकता है। पहले मैं अगर आवश्यकता की बात करूं तो हमारे रहन सहन, सोना, खाना, उठना, बैठना, हर कार्य के लिए स्थान निर्धारित है। अगर उस निर्धारित कार्य के अनुसार, निर्धारित स्थान के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमको सफलता मिलती है या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और यदि कभी किसी चीज की कमी हुई है, गलत हुआ है, पूरी जगह नहीं है, तो उसका उपाय करके उससे मुक्ति पाई जाती। यह तो थी पहली बात। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति। संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं, वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शनिवार, उस समय कृतिका नक्षत्र थे, व्यातिपात योग और विष्टिकरण उस समय विद्यमान थे। उस समय वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई। और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, ग्रंथों में मिलता है कि त्रेता युग से ही या त्रेता युग में ही विशालकाय बहुत बड़े से एक किसी पुरुष की शरीर को उसने अपने शरीर से पूरे पृथ्वी को ढक दिया, आच्छादित कर दिया, कवर कर दिया। ऐसी स्थिति देखकर सारे देवी देवताएं इंद्र भगवान के समेत भय से व्याकुल होकर डरकर इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, उनकी शरण में गए और उनसे आदर पूर्वक निवेदन किया कि वास्तु पुरुष को इस पृथ्वी पर अधोमुख मुंह नीचे की तरफ करके स्थापित कर दिया जाए, ताकि सभी जितने भी देवी देवताओं के अलावा बाकी इस दुनिया में, इस पृथ्वी में विद्यमान है, सब सुख शांति चैन से रह सके। और ऐसी प्रार्थना को, देवी देवताओं की प्रार्थना को, जिसका नेतृत्व महाराज इंद्रदेव जी द्वारा किया जाता था, ब्रह्मा जी ने मान लिया और उसको वैसा ही कर दिया। और आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे, जब वास्तु पुरुष का चित्र होता है, उसको अधोमुखी स्थापित किया जाता है, उसका मुंह नीचे की तरफ करके स्थापित किया जाता है। अब ऐसा होने पर वो वास्तु पुरुष ब्रह्मा जी पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा आया। तब उनको समझाते हुए ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी और उनको आश्वासन दिया कि किसी भी गांव के, नगर के, शहर की स्थापना करने में, उसके अलावा वहां पर जो भी भवन का हो, किला का हो, दुकान का हो, गौशाला हो, बाग बगीचा हो, मंदिर आदि कुछ भी निर्माण होगा, तो सबसे पहले वास्तु पुरुष अर्थात आपका पूजन होगा। और यदि कोई भी जातक जातिका वास्तु पुरुष का स्मरण नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, तो ऐसे जातकों को विघ्न आते रहेंगे, उसको दरिद्रता प्राप्त होगी, रोग मृत्यु असफलता आती रहेगी या उसका भय उसको सताते रहेगी। ऐसी बात ब्रह्मा जी ने उन वास्तु पुरुष को समझाई। फिर क्या हुआ? फिर उस तब से पृथ्वी पर वास्तु पूजा का प्रचलन शुरू हो गया और जिसने ये प्रयोग किया, जिसने पूजन किया, ऐसे जातकों को निरोगी काया, संपन्नता, सुख मिलते रहे। वायु, सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, पौधे आदि सब
का आशीर्वाद जातकों को मिला और उससे लोगों को निरोगी काया भी मिली। अब इसके पूजन की क्या सार्थकता है, ये तो हम सभी जानते हैं। हमारा जो शरीर है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नामक पंच तत्वों से बना है। जल थल नभ अरु गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास ने सही वर्णन किया है। इन्हीं 5 तत्वों को संतुलित बनाने के लिए इनका अधिक से अधिक सामंजस्य किसी भी जातक जातिका के घर में, बाहर में, शरीर में, अंगों में, रिश्तों में हो, उसके लिए वास्तु की पूजन आवश्यक है। अब फिर क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या, इसका मतलब क्या था? वास्तु शास्त्र का जब हम पूजन करते हैं, वास्तु शास्त्र का हम प्रयोग करते हैं, यह प्रकृति के सारे नियमों का पालन करता है, उनमें सामंजस्य बैठाते हैं। वास्तु सही हो, सही वास्तु का चयन करने के बाद जो भी कार्य किया जाता है उससे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत की तरंगें, वायु की प्रवाह, जल का प्रवाह, सूर्य की किरणें, पर्यावरण का ध्यान, पर्यावरण का प्रभाव आदि के साथ दिशाओं का महत्व, दिशाओं का ज्ञान, दिशाओं के फल भी पता चलते हैं। और वास्तु में यही ध्यान रखने के लिए आधार स्तंभ है। फिर ऐसा क्यों? हम सब जानते हैं सूर्य की उगती हुई किरणें सभी के लिए लाभदायक है। और सूर्य कहां से उदय होते हैं? पूर्व से होते हैं। इसलिए पूर्व या ईशान कोण को अधिक खुला रखने के पीछे यही धारणा है। पूर्वी भाग नीचा रखने के पीछे भी यही रहस्य है, ताकि पूर्व दिशा में अधिक से अधिक खिड़की दरवाजे हों और उससे सूर्य की किरणें, प्रातःकालीन किरणें हमारे को आए, जिसका लाभ हमको मिले। ढलते हुए सूर्य की किरणें शुभ नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं है। इसलिए पश्चिम का हिस्सा कम स्थान छोड़ा जाता है या उसको ढका जाता है, बंद किया जाता है। ये वास्तु के सूत्र हमारे शुरू हुए। अब वास्तु के जनक किसको कहा जाता है, किसने वास्तु का काम किया, वो ऐसा जो पदवी है, उपाधि है, विश्वकर्मा जी महाराज को। विश्वकर्मा जी महाराज कहते हैं भोजन और वस्त्र की मूलभूत आवश्यकता को ध्यान रखकर, साथ ही साथ गृह लक्ष्मी, स्त्री पुरुषों का सुख, स्थान, धर्म, अर्थ, काम आदि को देने वाली विभिन्न जीव जंतुओं से रक्षा कारक हो, सुखदायी हो, वायु जल धूप से रक्षा कारक स्थान हो, ऐसा हमारा आवास ऐसी जगह होना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, विश्वकर्मा तथा वराहमिहिर तीनों विद्वानों का कथन है कि समाज के उच्च वर्ग तथा समृद्ध वर्ग के लोगों को नगर अथवा ग्राम या भवन के छोरों पर बसना शुभ है, किंतु समाज के पिछड़े और निम्न वर्ग के लोगों को छोरों पर, किनारों पर बहने का अभ्युदय है, वहां पर नहीं विचार करना चाहिए, वहां पर नहीं स्थायी निवास बनाना चाहिए। फिर एक और बात इसमें कही है, ब्राह्मण वर्ग को उत्तर की दिशा में निवास करना, क्षत्रिय वर्ग को पूर्व दिशा में निवास करना, वैश्य वर्ण को दक्षिण दिशा में निवास करना और शूद्र वर्ण को पश्चिम दिशा में निवास करने से अधिक सुविधा प्राप्त होती है, अर्थात इन्हीं दिशाओं में ही निवास करना चाहिए। फिर कुछ राशियों की बात हम करें। राशियों की बात हम अगली कक्षा में करेंगे और तब तक के लिए आपका धन्यवाद।